प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के अपने दौरे पर पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कई सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आईआईएम शिलांग के नए परिसर सहित कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत। पीएम ने कहा, कनेक्टिविटी का विस्तार कर सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट बनाने में जुटी है हमारी सरकार। प्रधानमंत्री त्रिपुरा दौरे पर 4,350 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न प्रमुख पहलों का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को देंगे घर की सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगांव भारतीय नौसेना में हुआ शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा, वैश्विक सुरक्षा कारणों से भारत सहित दुनिया भर के देश अपनी सैन्य शक्ति को कर रहा है आधुनिक और मजबूत। भारत ने बांग्लादेश को चट्टोग्राम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 188 रन से हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की ली बढ़त। कुलदीप यादव को मैच में 8 विकेट और 40 रन बनाने के लिए चुना गया मैन ऑफ द मैच। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना और गत विजेता फ्रांस के बीच खिताबी भिड़ंत। आज दोनों टीमें तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने के इरादे से उतरेंगी मैदान पर। किसी एक विश्व कप में सबसे अधिक गोल दागने के रिकॉर्ड के लिए मेसी या एम्बापे पर रहेगी सबकी नजर। नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय को 2,450 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। इसमें कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में दूरसंचार कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने वाले कदम के तौर पर 4G मोबाइल टावर्स देश को समर्पित किया। इस परियोजना के तहत 320 से ज्यादा टावर बन चुके हैं, जबकि लगभग 890 निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उमसावली में आईआईएम शिलांग के नए परिसर का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने शिलांग देंगपसो सड़क का शुभारंभ किया। ये परियोजना शिलांग सैटेलाइट टाउनशिप को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ साथ शिलांग को यातायात की भीड़ से मुक्त करेगी। साथ ही पीएम मोदी ने मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों में 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मेघालय में मशरूम विकास केंद्र में स्पॉन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। स्पॉन प्रयोगशाला मशरूम स्पॉन के उत्पादन को बढ़ावा देगा और किसानों और उद्यमियों को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। इसके अलावा मेघालय में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया। साथ ही मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में 21 हिंदी पुस्तकालयों का उद्घाटन किया। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे, उसके लिए 6,000 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। आज मेघालय में अनेक 4G मोबाइल टावर्स का लोकार्पण इन प्रयासों को गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आईआईएम शिलांग से पूर्वोत्तर के युवाओं को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मेघालय में आईआईएम का लोकार्पण और टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसमें से 39 मेघालय में है। दूसरी तरफ आईआईएम जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन के संस्थानों से युवाओं को
प्रोफेशनल एजुकेशन का लाभ भी यही मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ने असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में 6 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही तुरा में इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर और शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 का भी शिलान्यास किया। टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 का बिल्टअप एरिया करीब 1.5 लाख वर्ग फुट होगा। ये पेशेवरों को नए अवसर प्रदान करेगा और इससे 3000 से ज्यादा नौकरियों के सृजन होने की उम्मीद है। इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर में एक कन्वेंशन हब, गेस्ट रूम, फूड कोर्ट आदि होंगे। 2014 से पहले जहां हर हफ्ते 900 उड़ानें ही संभव हो पाती थी, आज इनकी संख्या करीब 1900 तक पहुंच गई है। कभी 900 हुआ करती थी, अभी 1900 हुआ कर गई है। आज मेघालय में उड़ान योजना के तहत 16 रूट्स पर हवाई सेवा चल रही है। इससे मेघालय वासियों को सस्ती हवाई सेवा का लाभ मिल रहा है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी से मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के किसानों को भी लाभ हो रहा है। केंद्र सरकार की कृषि उड़ान योजना से यहां के फल, सब्जी देश और विदेश के मार्केट तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 8 सालों में पूर्वोत्तर में विकास के लिए जो कदम उठाए उसके परिणाम दिखने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा, उनकी सरकार ने विवादों के बॉर्डर पर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर पर बल दिया है। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। बीते 8 वर्षों में अनेक संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है, स्थायी शांति की राह पकड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में आस्था की आवश्यकता ना पड़े, इसके लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थितियों को सुधारा जा रहा है। यही नहीं, राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर भी दशकों से जो विवाद चल रहे थे, उनको सुलझाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराना है। पीएम ने कहा कि बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना, इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। पूर्वोत्तर परिषद की औपचारिक रूप से शुरुआत 7 नवंबर 1972 को हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद की स्वर्ण जयंती का अवसर बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए परिषद के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने का बेहतरीन अवसर है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अक्सर क्षेत्र के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में संदर्भित करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार को पूर्वोत्तर के विकास के लिए 8 आधार स्तंभों शांति, बिजली, पर्यटन, 5G कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक खेती, खेल क्षमता पर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए देश का प्रवेश द्वार है और पूरे क्षेत्र के विकास का केंद्र बन सकता है। इस क्षेत्र की इसी क्षमता को साकार करने के लिए भारतीय, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और अगरतला अखौरा रेल परियोजना जैसी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट में बदलने से आगे बढ़ गई है और अब इसकी नीति एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट और एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा का भी दौरा करेंगे, जहां वे राज्य को हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए करीब 2 लाख मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर की यात्रा के दौरान त्रिपुरा में 4,350 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभान्वितों के लिए गृह प्रवेश की शुरुआत करेंगे। ये सभी आवास 3,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं और इससे 2 लाख से अधिक परिवारों को लाभ होगा। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, नया एयरपोर्ट भी आ चुका है, फिर सड़कें भी बहुत अच्छे हो चुके हैं और जब आएंगे मोदी जी तो उनको भी दिखाई पड़ेगा कि मतलब रोड कितने अच्छे हैं और उनके लिए बहुत ही सजाया हुआ है हमारा त्रिपुरा और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है। दिल में उल्लास है, बहुत ही उल्लास है, क्योंकि मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो देश का नाम पूरे विश्व में उजागर कर दिया। मोदी जी आ रहे हैं, मुझे बहुत खुश रहे। मोदी जी की तरफ से मुझे एक घर मिला है। 8 साल में त्रिपुरा में बहुत बदलाव हुआ है और जो काम हो रहा है ना वो सार्विक सबके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। त्रिपुरा में जो मोदी जी ने काम किया है, इसीलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। हम लोग बहुत अच्छा है, त्रिपुरा का डेवलप प्रचुर हुआ है, मकान सबको मिला, पक्का मकान मिला है, पानी मिला है, करंट मिला है। पीएम मोदी इसके अतिरिक्त कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें अगरतला बाईपास के चौड़ीकरण की परियोजना का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री आनंद नगर में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान और अगरतला में सरकारी डेंटल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा का दौरा करने वाले हैं और उसमें वे कई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे, जिसमें से मुख्य होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। करीब 4,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स में से ये मुख्य प्रोजेक्ट 2 लाख लोगों को उनका पक्का घर मुहैया कराएगा। कैमरा पर्सन भीमसेन के साथ अगरतला से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में मुंबई में एक कार्यक्रम में P-15B स्टेल्थ गाइडेड प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक मोर्मुगांव को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच भारत ने अपनी समुद्री क्षमता को और बढ़ावा देने के लिए स्वदेश निर्मित मिसाइल विध्वंसक INS मोर्मुगांव को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। कार्यक्रम के दौरान 4 विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसकों में से दूसरे विध्वंसक को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि INS मोर्मुगांव देश में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में से एक है। ये भारत की समुद्री क्षमता में और बढ़ोतरी करेगा। INS मोर्मुगांव की कमीशनिंग भारत की वारशिप के डिजाइन और डेवलपमेंट में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। विशाखापत्तनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के स्वदेशी संगठन ने तैयार किया है तथा निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि ये युद्धपोत सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त है।
यह INS मोरमुगांव वारशिप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त है। मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, एयर एंटी सबमरीन इंडिजिनस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ दूसरे देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भी लक्ष्य है। आज जब भी MDSL द्वारा निर्मित INS मोरमुगांव की सफलतापूर्वक कमीशनिंग हो रही है तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। इससे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि INS मोरमुगांव को शामिल करना नौसेना के सुरक्षा क्षेत्रों में एक मील का पत्थर साबित होगा। Yet another milestone in the history of indigenous warship building as we commissioned the destroyer Mormugao, particularly when our sister ship Visakhapatnam was inducted into the Indian Navy in just over a year ago. This achievement is indicative of the large strides we have taken in warship design and building capability over the last decade. The Navy has a tradition of naming ships after cities, which creates an enduring umbilical link between the two. बिहार में नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। राज्य भर में कुल 6,965 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। राज्य के 37 जिलों के 156 नगर निकायों में आज नगर परिषद और नगर पंचायतों में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद पदों पर योग्य प्रतिनिधि के चयन के लिए मतदाता वोट डाल रहे हैं। इस चरण में वार्ड परिषद के 3,345, उप मुख्य पार्षद के 156 एवं मुख्य पार्षद 156 को मिलाकर कुल 3,658 पदों के लिए चुनाव होगा। मतदान के साथ ही 21,287 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इनमें वार्ड पार्षद के कुल 17,647, उप मुख्य पार्षद के 1,697 एवं मुख्य पार्षद पद के लिए 1,943 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 9,702 पुरुष एवं 11,582 महिला एवं 3 अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। प्रथम चरण के चुनाव में 52,60,530 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को 23 जिलों में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने तेलंगाना में यादाद्री भुवनगिरी के बीबी नगर में एम्स पहुंचकर ई-संजीवनी QR कोड आभा HMIS पहल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में स्वास्थ्य को विकास के साथ जोड़ा गया है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज देश बदलाव की नई परिभाषा लिख रहा है। देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है और नया भारत कैसा होगा उसकी कल्पना को लेकर मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है। ये देश में हेल्थ को कभी सालों तक हेल्थ को कभी डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ा गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के कुरुक्षेत्र पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार अभिनंदन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व में बढ़ रही लोकप्रियता से पड़ोसी देश बेहाल है। पूरी दुनिया जानती है कि हमारा पड़ोसी देश आतंकवाद को पोषित करता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के जवाब में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करना पाकिस्तानी विदेश मंत्री की छोटी सोच का परिचायक है। पाकिस्तान एक आतंकवाद को पनाह देने वाला देश बन गया है और आतंकवाद को बार बार बढ़ावा भी देते हैं। लोगों के खून से हाथ उनके रंगे हैं
और इस तरह के बयान देकर अपनी मानसिकता पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दिखाई है कि वहाँ का दिवालियापन कितना राजनीति का हो चुका है। सोच भी गंदी है, कारनामे भी गंदे हैं और इसका कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भर में उनको लताड़ भी लगी है। शायद वो भूल गए 1971 में, आज से 51 साल पहले भारत की सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। 93,000 सैनिकों को हथियार डालने पड़े थे। दिल्ली एम्स के सर्वर पर अटैक मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस इकाई ने इंटरपोल से चीन के हैकर्स के बारे में जानकारी मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस काम के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को चिट्ठी लिखी गई है। ये चिट्ठी दिल्ली पुलिस के IFSO की ओर से लिखी गई है। सीबीआई को पत्र लिखकर हांगकांग और हिनान से ईमेल आईडी के IP एड्रेस के बारे में इंटरपोल से डिटेल्स प्राप्त करने के लिए कहा गया है। चूंकि सीबीआई नोडल एजेंसी है, इसीलिए उन्हें इस बारे में पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त 1395 सहायक अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा, तमाम बाधाओं को दूर करते हुए 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वतः रोजगार से जोड़ने में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि याद रखना, यदि हम समय की गति के अनुरूप नहीं चल पाए तो दुनिया से पिछड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज के समय में भर्ती की किसी भी प्रक्रिया में भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता। आज कोई उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की किसी भी कार्रवाई में भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने चट्टग्राम में खेले गए टेस्ट सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को 188 रन से हरा दिया। जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम 513 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5वें दिन सुबह पहले घंटे के खेल में 324 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसी के साथ भारत ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। भारत के लिए चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। कुलदीप यादव ने इस मैच में कुल 8 विकेट झटके, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम ने पहली पारी में 404 रन बनाए और दूसरी पारी 258 रन बनाकर घोषित कर दी। भारत से मिले 513 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 324 रन ही बना सकी। बांग्लादेश के लिए जाकिर हसन ने शतक जड़ा। इस दौरान भारत के लिए कुलदीप यादव ने खतरनाक गेंदबाजी की। कुलदीप ने 20 ओवरों में 73 रन देकर 3 विकेट झटके। कुलदीप ने पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए। कुलदीप को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अक्षर पटेल ने 73 रन देकर 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन ने एक एक विकेट हासिल किया। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 22 दिसंबर से मीरपुर में खेला जाएगा। कतर में चल रहा फीफा विश्व कप का कारवां अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच आज खेला जाएगा। खिताबी मुकाबले में फ्रांस की कोशिश जीत हासिल कर खिताब की रक्षा करने की होगी, तो वहीं मेसी की टीम अर्जेंटीना तीसरी बार खिताब की तलाश में मैदान पर उतरेगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शनिवार को सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकीकृत उच्च प्रदर्शन केंद्र की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मौजूद खिलाड़ियों से बात की हमारी संवाददाता दीपिका मेहतो ने। फिलहाल हम हैं सोनीपत, जहां पर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। अभी युवा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्लेयर्स से मिले हैं, जो कि ये सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। आइए इन्हीं से ही जानते हैं इन्हें कैसा लगा। अभी खेल मंत्री आपसे मिलके गए हैं, खुद इंटरैक्शन करके गए हैं, किस तरीके का बढ़ावा देता है, कैसे मोटिवेट करता है आपको इंटरनेशनल लेवल्स पे, बड़े लेवल्स पे खेलने के लिए? इसलिए जैसे कि खेल मंत्री जी आज आए तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि इसी तरह कई लोग आते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम देश के लिए और परफॉर्म करें। इतने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम और आगे बढ़ें। लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम परफॉर्मेंस भी तो देनी चाहिए उनको। हम तो हमारे देश का नाम करें, सोनीपत का नाम करें, मैं राजस्थान से तो उस जगह का नाम करें।
तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे आते रहते तो। कब से इंतजार था इस नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का और किस तरीके की मदद करेगा ये आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर करने में? ये बहुत ज़्यादा मदद करता है हमें। ग्रीको रोमन के सेंटर्स इंडिया के अंदर बहुत कम है। हमारे कोच साहब है महावीर कोच साहब जी, ऐसे कोचेस मतलब हमें सिखा रहे हैं। बहुत मुश्किल से मौका मिलता है ऐसा ग्रीको रोमन का सेंटर होना, इतनी फैसिलिटी होनी इतनी कम उम्र के अंदर, ये बहुत हेल्प करेगी हमें आगे। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इतनी कम उम्र में इन बच्चों को इतनी बड़ी फैसिलिटीज मिल रही हैं जिससे इनको बाहर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब इंडिया में पहली बार रेसलिंग कुश्ती की लीग हुई थी तब भी अनुराग सिंह ठाकुर, वो उस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, उसके तौर पर मोटिवेट करने आए थे रेसलर्स को वो शुरू से ही मोटिवेट करते आ रहे हैं और खिलाड़ियों और खेलों के प्रति इस सरकार का बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहा है। उन्होंने हमेशा प्लेयर सेंट्रिक अप्रोच ही रखी है। उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से ये सरकार आप लोगों को मदद करती है? सब कुछ सरकार का दिया हुआ है। सरकार हमें जिस तरह हेल्प कर रही है तो हमें मोटिवेट करती है कि हम और आगे परफॉर्म करें। जैसे खेलो इंडिया गेम्स हैं और भी नेशनल टूर्नामेंट्स हैं, वो सब जैसे नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया गेम्स शुरू करे, उसके अंदर हमारा मेडल आया, तो वो हमें एक हेल्प मिलती है कि हम आगे बढ़ें और मोटिवेशन भी मिलता है। कोई अगर आके इतना बड़ा आदमी यहाँ पे मिल रहा है हमें, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो आके मिलते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम और करते रहें, यहाँ बने रहें और इसी तरह मिलते रहें। दूरदर्शन से आपकी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये है रेसलिंग के युवा खिलाड़ी जो कि बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित है और बहुत मोटिवेटेड भी हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी के बाद इनके मिलने से और उनसे बातचीत करने के बाद उनका उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ दीपिका, डीडी न्यूज के लिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।